नमस्कार, आप देख रहे हैं समय नाउ। मैं हूं आपके साथ निधि चौहान। आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल के खान पान से काफ़ी लोगों को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है और कई सारे लोग इस चीज़ से ग्रसित हैं। और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम के कारण हमारे शरीर में कई सारी समस्याएं और भी उत्पन्न हो जाती है, जिससे हम काफ़ी चिड़चिड़े हो जाते हैं, काफ़ी परेशान हो जाते हैं। और इसी के लिए हम कहीं ना कहीं डॉक्टर्स को भी ढूंढते हैं कि कोई हमारे शरीर को ठीक कर दे या हमारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर दे। तो आज ऐसे ही एक हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं जो गैस्ट्रोलॉजिस्ट है और साथ ही हमारे पेट की समस्याओं को वो आसानी से दूर करते हैं, काफ़ी सारे सुझाव देते हैं और इनके कारण भी हमें बताते हैं। तो हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अमित अग्रवाल जी। उनसे हम जानेंगे कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हमें क्यों होती है, इसके कारण क्या होते हैं और इससे हमें कैसे छुटकारा मिल सकता है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि ये जो फील्ड है गैस्ट्रोलॉजिस्ट, ये आपने यही क्यों चुनी? क्योंकि कई सारी बीमारियाँ होती हैं, लोग अलग अलग अपने प्रोफेशन चुनते, तो आपने ये प्रोफेशन ही क्यों चुना? एक्चुअली गैस्ट्रोएंटरोलॉजी बाय एक्सीडेंटल मैंने ली। एक्चुअली मैं कार्डियोलॉजी में इसकी जो सुपर स्पेशलिटी होती है उसके अंदर भी अपने एमडी के बाद सिलेक्ट हो गया था। लेकिन जो लास्ट ईयर मेरा एमडी जो मैं कर रहा था, हाँ, तो डॉक्टर शिव सरीन जो कि मेरे मेंटर और टीचर भी हैं, उनका मैंने एक बार भोपाल में वो आए तो उनका एक लेक्चर सुना। उनके लेक्चर से मैं इतना इम्प्रेस हुआ कि मैंने कहा कि मुझे तो जो भी अब पढ़ाई करना है सर के अंदर ही करना है। तो डॉक्टर शिव सरीन लीवर के इंडिया के सबसे टॉप मोस्ट जाने माने डॉक्टर हैं, वो काफ़ी अच्छी रिसर्च करते हैं। तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि हेपेटाइटिस बी का कितने लोगों को वैक्सीन लगा है, कितने लोग इम्यूनाइज हैं। वो उस क्लास में कम से कम थाउजेंड्स लोग थे। उनमें से जैसे उन्होंने पूछा कितने लोग वैक्सीनेटेड हैं तो ऑलमोस्ट 400 लोगों ने अपने हाथ उठाया। फिर उन्होंने पूछा कितने लोग इम्यूनाइज हैं, मतलब वैक्सीनेशन का इफेक्ट कितने लोगों को, तो ऑलमोस्ट सिर्फ 4 से 5 लोगों को पता था। मैंने कहा मुझे आगे जाके कम से कम सिर्फ सरीन तो नहीं बन सकता, लेकिन उनके फुटप्रिंट पे चलना है और अपनी तरफ से इस फील्ड में मुझे अपनी योगदान देना है। जी अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि इस फील्ड में आपको 14+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो इस एक्सपीरियंस में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया हो, या ऐसा कौन सा आपका वो रहा है जो आपको याद हो कि एक्सपीरियंस जो रहा है कि मतलब मैंने ये काम सबसे ज़्यादा अच्छे से किया है? एक्चुअली इस समय मैं एमजीएम मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हूँ। अचानक मुझे 4 साल पहले वहाँ पे मेरे को ज्वाइन किया गया। उस समय वहाँ एंडोस्कोपी की कोई फैसिलिटी नहीं थी। उस समय सामान भी नहीं था हमारे पास, एक्सेसरीज भी नहीं थी जिनके द्वारा हम ऑपरेशन करते हैं। और ये एम्बायो हॉस्पिटल काफ़ी सालों से काफ़ी पुराना हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ एक एआरसीपी की टेक्निक है जिससे कि हम पित्त की थैली के अंदर के ऑपरेशन करते हैं, नली के ऑपरेशन करते हैं, कैंसर का इलाज करते हैं, स्टोन निकालते हैं। हाँ। उस समय उसका कोई सामान नहीं था। ऑलमोस्ट 4 साल पहले जब मैंने उसका सामान यहाँ वहाँ से एडजस्ट किया, सहायता वाले लोगों से, कई जो होते हैं सुफलाम लोगों ने मदद की, कई कंपनी के लोगों ने सामान डेमोन्स्ट्रेशन के दिया। ये सब करके जब मैं पहली बार इस हॉस्पिटल में ईआरसीपी करा, तब मैं सबसे ज़्यादा मुझे खुशी महसूस हुई कि ये इतना पुराना, कम से कम 90 साल पुराना हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल में मैं ये फैसिलिटी डेवलप कर पाया। क्योंकि गरीब आदमी जो है कहाँ जाए, गरीब आदमी इसका प्राइवेट में इलाज कराने में 40-50 हज़ार रुपये का मिनिमम खर्चा पड़ता था। तब से हमने ये टेक्निक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अवेलेबल कराई, जो आज इजीली हर आदमी के लिए अवेलेबल है। आयुष्मान के पेशेंट का यहाँ फ्री इलाज होता है और बाकी लोगों का जो मार्केट रेट है उससे ऑलमोस्ट सिर्फ 10% रेट पे हम लोग उनका इलाज करते हैं। जी, जैसा कि आपने बोला कि गरीब लोगों का आसानी से इलाज हो सके, तो आपने अपने 14 साल के अनुभव में मतलब किस प्रकार की लोगों की मदद की है? 14 साल के तो काफ़ी अनुभव है, लेकिन अभी रिसेंटली ऑलमोस्ट 4 महीने पहले सडनली 4 बजे एक बच्चा आया। उसने कुछ खा के निगल लिया था, वो पूरे आहार नली के अंदर चिपक गया था। वो एक प्रकार का बैटरी का सेल था। वो बच्चा, बहुत तूफानी बारिश हो रही थी उस दिन, वो बच्चे का फादर 4 दिन से वो खाया हुआ था, लेकिन आहार नली में फंस गया, उसे पता नहीं था। उसका जैसे ही मैंने एक्सरे देखा, मैं एकदम से मुझे लगा कि अगर इस बच्चे का भी हमने दूरबीन के द्वारा निकालने की कोशिश नहीं की तो ये बच्चा मर जाएगा। अचानक से हमने इसके लिए पूरा अरेंजमेंट किया। 4 o'clock हमारे पास आया, 5:30 बजे हमने इसका ऑपरेशन किया। देखा तो जो बैटरी का सेल है वो 3 दिन पहले जो खाया था पूरी तरह से गल गया है और आहार नली के अंदर चिपक गया है। मरीज की जान जाने की पूरे चांसेस थे, फिर भी हमने भगवान का नाम लेकर उसका ऑपरेशन किया। 2 दिन बच्चे को खाली पेट रखा, उसके बाद मरीज बिल्कुल घर चला गया। तब मुझे अपने आप में बहुत ये खुशी महसूस हुई कि एटलीस्ट हम ऐसा लोगों की मदद कर पा रहे हैं जिनको खुद ही नॉलेज नहीं है कि ये कितनी सीरियस चीज़ें हैं। और उसका हमने बिल्कुल मुफ्त में इलाज किया, उसका कोई चार्ज नहीं लगा। जी बिल्कुल।
तो सर ये जो इस तरीके के कई प्रकार के ऑपरेशन किए हैं। अच्छा। लेकिन ये अभी रिसेंटली है, इसलिए मुझे अच्छे से याद अच्छा है। अच्छा, नहीं कई लोगों का रहता है कि इस प्रकार की हेल्प करते या किसी भी प्रकार की हम किसी की मदद करते तो हमें ही अच्छा फील होता है कि नहीं हमने किसी की जान बचाई है, मदद करना अच्छा तो काम किया है। ईश्वर ने आपको अगर शक्ति दी है तो आप जितना हो सके मदद करने की बिल्कुल कोशिश करना चाहिए। और दूसरा ये सर कि हम बात करें अगर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम पे, तो आजकल लोगों को ये समस्या है बहुत, क्योंकि आप जानते हैं हमारे इंदौर में फास्ट फूड का बहुत चलन है, हर कोई फास्ट फूड खाता है, मतलब बहुत ऐसे कम लोग हैं जो अपनी हेल्थ पे ध्यान देते हैं या हेल्दी खाना खाते हैं। तो आपने नॉर्मली देखा होगा, आपके पास तो पेशेंट्स कई सारे आते होंगे, तो क्या उन्हें मेन क्या समस्याएं होती हैं? देखिए, इंदौर को एक प्रकार एक फूड कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। यहाँ स्ट्रीट फूड, एवरी फूड इज सो पॉपुलर कि मैक्सिमम लोग सैटरडे संडे तो बाहर ही खाते हैं। तो इंदौर के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम इतना आउटसाइड फूड खाने के हिसाब से फिर भी ठीक है। लेकिन जो कॉमन बीमारियां हैं, एक तो एसिडिटी, जिसको कि हम अपनी लैंग्वेज में GERD और GERD बोलते हैं। तो एसिडिटी इंदौर में बहुत कॉमन है। इसके अलावा ब्लॉटिंग, गैस बनना, इसको क्रॉनिक डिस्पेप्सिया बोलते हैं, फैटी लिवर। लेकिन अभी इंदौर के अंदर आजकल जो कई पेशेंट जो देख रहे हैं, अल्कोहल और ड्रग्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आ गई है, तो लीवर की बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो एक तो मोटापा, डायबिटीज, इन सब का बढ़ रहा है, और तो खान पान है वो अनकंट्रोल है। तो इंदौर में अभी लीवर के पेशेंट के काफ़ी ज़्यादा नंबर ज़्यादा है। तो क्या उन्हें अगर मतलब इस चीज़ से दूर रहना है तो क्या ऑप्शन हो सकता है, या लोगों को क्या सलाह हम दे सकते हैं कि फास्ट फूड ना खाएं? देखो, फास्ट फूड खाना में हेल्दी फूड खाएं नंबर 1 तो। हेल्दी फूड में आप कैलोरी देखें तो ज़्यादा फ्राइड ना खा के स्प्राउट्स, बाकी सब बीन्स वगैरह ले सकते हैं। इसके अलावा आप अगर आप फास्ट फूड भी खा रहे हैं तो आपकी लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करें। रेगुलर एक्सरसाइज करें, रनिंग करना एक इजी ऑप्शन है, वॉक कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, कोई गेम में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो दे आर मल्टीपल ऑप्शन। तो पहले तो लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करें। अगर आप उन कैलोरी को बर्न कर सकते हैं तो आप 100% खाने के लिए एलिजिबल हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कचौड़ी आज खा रहे हैं, उसमें ऑलमोस्ट 300 कैलोरी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 300 कैलोरी के लिए मुझे 1 से 1.5 घंटे रनिंग या वॉक करना पड़ेगा। अगर आप वो कर सकते हैं तो आप आराम से खाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं कर रहे हैं तो फिर आप फूड का खासतौर पर ध्यान रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पे एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट होता है। फैट एक प्रकार की ऐसी बीमारी है जो आज की तारीख में 40 से 50% इंडियन लोगों को है। और अगर किसी के लीवर के अंदर फैट आता है तो जैसे मेरे मेंटर प्रोफेसर शिव सरीन का भी कहना है, और ये कि अगर आपका लीवर ठीक नहीं है तो आपका कोई बॉडी का ऑर्गन ठीक नहीं होगा। अगर लीवर पे फैट है तो आप मान के चलें, एक टेस्ट होता है SGPT। अगर आपने एक SGPT कराया, वो आपका बढ़ा हुआ आ रहा है, तो आज मान के चले कि आपको 10 साल के अंदर हार्ट की बीमारी होने के चांस बढ़ जाते हैं, ब्रेन की बीमारी होने के चांस बढ़ जाते हैं, आपको जॉइंट की बीमारी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं पे अगर आपके लीवर में फेट आ रहा है तो एक सिंपल बीमारी नहीं है, बहुत सारी बीमारियों की दस्तक है। तो आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करना है मस्ट। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि जो लोग बाहर का कम खाते हैं लेकिन इनको एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसा क्यों होता है? अगर आप बाहर का कम खा रहे हैं तो भी एसिडिटी होती है, खासतौर पे जो महिलाएं हैं घर में उनमें प्रॉब्लम ज्यादा होती है। होता क्या है कि वो दिन भर काम करते हैं, वो अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, हस्बैंड का रखते हैं, लेकिन खुद का नहीं रख पाते। वो टाइम पे मील्स ही नहीं लेते। अगर आपके खाने का इंटरवल मॉर्निंग में 8 to 9 के बीच में ब्रेकफास्ट लेना चाहिए, 12 से 1 के बीच में लंच होना चाहिए, इवनिंग में 4 बजे भी कोई फ्रूट्स या स्प्राउट्स या कर्ड कुछ लेना चाहिए, और रात को डिनर एज अर्ली एज पॉसिबल करना चाहिए। तो ये इंडियन मेंटलिटी नहीं है। जो लेडीज हैं और अदर लोग भी है, वो समय पर खाना ही नहीं खाते। तो जितना आपका खाने का गैप होगा उतना आपके एसिडिटी के चांस ज्यादा होंगे। अच्छा, तो खाने का गैप कम रखें, स्मॉल और फ्रिक्वेंट मील लें। पता आपको मल्टीपल मील्स लेना चाहिए, जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं महिलाओं में और ज्यादा प्रॉब्लम है, जेंट्स तो थोड़ा बहुत मैनेज कर ही लेते हैं। लेकिन फिर भी मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैंने कई सारे लोगों को देखा है कि वो कुछ भी खा ले, चाहे हेल्दी हो अनहेल्दी हो, लेकिन उनको खाते तुरंत एसिडिटी होती है। अगर समय पर खाना खा रहे हैं, डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं, तो एसिडिटी के कई कारण होते हैं। इसके लिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। इसमें उसके द्वारा हम एंडोस्कोपी करके देखते हैं, तो कई बार आहार नली और स्टमक के बीच में एक बॉल्व होता है जी, जिसको लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं। वो बॉल्व भी लूज होता है, तो उसको हाइटस हर्निया, लूज होना बॉल्व, तो मल्टीपल बीमारियां होती हैं। अगर आपको लाइफ स्टाइल अच्छी है, समय पर खाना खा रहे हैं, तो फिर इसको इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। अच्छा, बात करें हम बच्चों की, तो आजकल के जो बच्चे हैं पिज्जा, बर्गर, मोमोज और इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं।
तो और बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखना बहुत मुश्किल हो गया है। मतलब इवन पेरेंट्स भी क्या करें, बच्चे इतनी ज़्यादा जिद करते हैं खाना नहीं खाना, तो उन लोगों को हम क्या सजेशंस दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे नहीं सुनते आजकल के। एक्चुअली जो कोविड-19 आया 2019 एंड में, हाँ। और 20 में, उससे 5 से 6 साल में हम लोग जो देख रहे हैं जी। बच्चों को एक एसिडिटी, गैस बनना ज़्यादा हो हाँ। रहा है। आजकल 7-8 साल का बच्चा आके मुझे बोल रहा है कि डॉक्टर साहब मुझे हेडेक हो रहा है। हाँ। ये सब चीज़ें पहले हाँ। नहीं होती थी। हाँ। इसका ये मतलब हुआ कि हमने एक प्रकार की लाइफ स्टाइल सेरेनेटरी कर ली है, जिसमें बच्चों को हमने मोबाइल पकड़ा दिया है, वो कैंडी क्रश, मल्टीपल गेम मोबाइल पे देख रहे हैं। उनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। बच्चों पे आपको खाने का कंट्रोल करना टफ है। बच्चों को आप खाना खिलाएं, चिप्स खाना, बर्गर खाना, बच्चों को अलाउ कर सकते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी नहीं करें, फ्रिक्वेंसी कम कर सकते हैं, लेकिन कोई बच्चा मानेगा नहीं कि मैं ये नहीं खाऊंगा। लेकिन उसकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना हमारे हाथ में है। उसको गेम्स में इन्वॉल्व करें, उसको अलग अलग टाइप के गेम्स के अलावा स्विमिंग में इन्वॉल्व कर सकते हैं दूसरे बच्चों के साथ। आज जब हम बचपन में थे तो कई प्रकार के रनिंग के गेम खेलते थे। आजकल लोग बच्चे एक दूसरे से मिलते ही नहीं है, सब गेम बंद हो गए। तो बच्चों में फिजिकल एक्टिविटी इतनी कम है कि डाइट तो है अपनी जगह, डाइट को हम बच्चों में फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं खाना है, उसकी हम फ्रिक्वेंसी कम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बच्चों में फिजिकल एक्टिविटी के लिए उनको मोटिवेट करें तो हम बच्चों के सिम्टम्स कम कर सकते हैं। जी। अच्छा, एक चीज़ हो रही है कि कई बच्चों को चाय की बहुत आदत होती है, और ऐसा सुना है कि बच्चों को चाय नहीं पिलाना चाहिए, तो कितना सही है ये? चाय से कोई फ़ायदा नहीं होता है। हाँ। चाय तो एडल्ट होगी, बच्चा चाय को पीना कोई अच्छी चीज़ नहीं है जी। चाय की जगह बच्चों को तो मिल्क सबसे बेस्ट है जी। या मिल्क प्रोडक्ट दें, पनीर, कर्ड्स, ये जी। और चाय पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। कॉफ़ी जो है, हाँ। अगर बच्चा 10 साल से ऊपर है, हाँ। और एडल्ट के लिए कॉफ़ी हम लोग बहुत रिकमेंड करते हैं। कॉफ़ी के सबसे अच्छे फायदे ये है कि दिन में कॉफ़ी 2 बार, ऐसा भी नहीं कि 4-5 बार करें। ब्लैक कॉफ़ी की अगर आप आदत डालते हैं, हाँ। तो ब्लैक कॉफ़ी आप लेते हैं, ब्लैक कॉफ़ी मतलब पानी उबालना है, हाँ। उसमें सिर्फ कॉफ़ी पाउडर डालना है, कोई मिल्क नहीं, कोई शुगर नहीं। हाँ। उनमें कॉफ़ी में काफ़ी अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, लिवर के लिए भी प्रोटेक्टिव है, और बच्चों एडल्ट को तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपकी एक्टिविटी बढ़ती है। अगर आप लिमिटेड लेते हैं तो लीवर की बीमारी होने के चांस भी कम हो सकते हैं। तो कॉफ़ी लेना बेटर है एडल्ट के लिए, हाँ। बच्चों को मिल्क लेना बेटर है। अगर वो बहुत ठीक है पीछे पड़ते हैं तो उनको एक आध बार अपन कॉफ़ी की आदत डालें तो बेटर है जी। अच्छा, हम जैसे लोगों के लिए भी मैं एक मतलब जानना चाहूँगी कि कई बार होती है लोगों की सुबह से उठते से कि हमें चाय पीना है, और उससे गैस की समस्या तो होती ही होती है, तो इसकी जगह हम क्या चीज़ ले सकते हैं? इसकी मॉर्निंग में उठ के इंडियन लोगों की तो आदत ही कि चाय पीने की हैबिट, उसको धीरे धीरे आप कम कर सकते हैं। पहले तो उसको जो 1 कप ले रहे थे उसको ½ कप करें। धीरे धीरे आप कॉफ़ी अगर लेते हैं फॉर एवरीवन, मतलब ये मैं इस इंटरव्यू के थ्रू मैसेज भी देना चाहता हूँ कि अगर टी की जगह कॉफ़ी लेते हैं, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मिनिमम 2 से 3, मैक्सिमम 2 से 3 बार ले सकते हैं। नहीं डॉक्टर, कई बार क्या होता है ना कि कब्जे की समस्या किसी को होती है और वो चाय छोड़ना चाहता है, तो उसके लिए आप क्या सजेशन देंगे? उसी के लिए बेटर ऑप्शन है। अच्छा। कब्ज के लिए भी जो काम टी करती है वो कॉफ़ी भी करती है। अच्छा। इसके अलावा पानी उबाल के मॉर्निंग में पीना चाहिए। अगर उबला हुआ पानी पी रहे हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होता है। अच्छा। सेकंड, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी, ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ। तो घर में आप टहलना स्टार्ट कर दें। अच्छा। थोड़ा बहुत भी टहलेंगे, मॉर्निंग में गर्म पानी पियेंगे, हाँ। थोड़ा ½ कप कॉफ़ी पियेंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेटर होगा जी। अच्छा, कई बार ये भी होता है कि लोग मतलब खाने पे आजकल ये कि ध्यान तो नहीं देते हैं, लेकिन किसी चीज़ को कई बार ये होता है कि खान पान से ना लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम बहुत आजकल सामने आ रही है, तो इसका मेन रीज़न क्या है? क्या खाना ही होता है, या पाइल्स जो है सबसे कॉमन इंडिया में भी पाइल्स का इंसिडेंस तो कई सालों से बहुत ज़्यादा है, जो डे बाय डे और बढ़ रहा है। क्योंकि तो मैंने देखा जेनेटिक भी होता है और खान पान से भी होता है, नहीं, ये एक प्रकार का हमारा मिसकॉन्सेप्शन है कि पाइल्स जेनेटिक होता है। पाइल्स होने का मेन कारण है कॉन्स्टिपेशन लगातार होना, मतलब क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन ना हो, इसके लिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा वर्क करना चाहिए। खाने में आपका फाइबर इंटेक ज़्यादा अच्छा हो, पानी कम से कम 3 से 4 लीटर पानी डेली पिए, हरी सब्जियां, सलाद ज़्यादा मात्रा में लें। तो अगर आपको कब्जियत नहीं है तो पाइल्स होने की संभावना बहुत कम हो जाती है जी। आप मान के चलें कि अगर आप कब्ज पर कंट्रोल कर लेते तो आपका 90% चांस है कि पाइल्स नहीं होगा जी। इसके अलावा कभी कभी हार्मोनल चेंज होते हैं, जैसे प्रेगनेंसी के अंदर, हाँ। तो आप देखोगे कि उस समय अगर वो हार्मोनल चेंज के कारण उसको होते हैं, लेकिन बाद में वो ठीक हो जाते हैं। इसका मतलब है कि ये भी एक प्रकार की लाइफ स्टाइल डिजीज है। अगर हम अपने कब्जियत पर कंट्रोल कर लेंगे तो हम पाइल्स पर कंट्रोल कर सकते हैं।
लेकिन कई लोग क्या होता है ना कि पाइल्स को भी ऑपरेट करवाते हैं और कई लोग नहीं करवाते हैं, तो क्योंकि कई लोगों का कहना रहता है कि ऑपरेट करवाने के बाद भी वापस पाइल्स हो जाता है। देखो, पाइल्स एक प्राइमरी बीमारी नहीं है, कि पाइल्स मेन बीमारी नहीं जी। है, ये होती है कब्जियत के कारण। तो अगर पाइल्स के ग्रेडिंग होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, अगर ग्रेड 4 पाइल्स हैं तो ऑपरेशन करना एडवाइजेबल है, लेकिन तब भी कब्जियत तो कंट्रोल करनी पड़ेगी। बाकी अगर स्मॉल पाइल्स है तो पहले कब्ज कंट्रोल करना चाहिए, सर्जरी से अपन बच सकते हैं। लेकिन कुल मिला के ये है कि आप सर्जरी कराओ या नहीं कराओ, जब तक आप अपनी कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल नहीं करोगे आप बीमारी पर कंट्रोल नहीं ला सकते। इसके कारण कई मरीजों को बार बार सर्जरी होती है, वो डॉक्टर को ब्लेम करते हैं कि हमने ऑपरेशन कराया दोबारा हो गया। तो अल्टीमेटली इसका कारण पर कंट्रोल करना इज मोर इम्पोर्टेंट। जी, अच्छा, और कुछ टिप्स जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हैं? इंदौर को एक प्रकार की फूड कैपिटल है। मेरा कहना है कि आप हेल्दी फूड ज़्यादा लें, लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करें, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, मेडिटेशन करें। अगर आप ओबेसिटी और डायबिटीज़ है तो वेट कंट्रोल करने के लिए उस हिसाब से डाइट को फॉलो करें, क्योंकि आपका पूरी पेट की बीमारी ही पूरी बॉडी की बीमारियों को कंट्रोल करती है। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है तो आपको फिजिकल एक्टिविटी भी ज़्यादा अच्छी होगी, आपका माइंड अच्छा काम करेगा। और अगर आपके लीवर में फैट है तो आने वाले दिनों में आपको नई प्रकार की बीमारियों को और सामना करना पड़ेगा। इसमें हार्ट की बीमारी सबसे प्रमुख है, जो आजकल हम देख रहे हैं कि किसी को भी कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन लाइफ जिए, समय पर खाना खाएं और अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करके फिजिकल एक्टिविटी करें। जी, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अमित अग्रवाल, जो कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, और इन्होंने बताया कि कैसे हमें खान पान रखना चाहिए, कैसे हमें हमारे शरीर का ध्यान रखना चाहिए, फास्ट फूड कम से कम खाना चाहिए। और आजकल हमारे इंदौर में तो फास्ट फूड का इतना चलन हो गया है कि लोग मतलब मोस्टली लोग उस पर ही डिपेंड हो गए। लेकिन डॉक्टर्स का भी यही कहना है, हम लोग भी यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग कम से कम बाहर का खाना खाएं और ज़्यादा से ज़्यादा घर का खाना खाएं। और ऐसी ही कई हेल्थ टिप्स लेकर हम आपसे अगली बार फिर मुलाकात करेंगे। देखते रहिए समय नाउ। नमस्कार। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।